नमस्कार। तबीयत ख़राब होने की वजह से कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया और प्राचीन इतिहास के बाद जो मध्यकालीन इतिहास का ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको बताना है कि कैसे पढ़ें, उसके लिए भी विलम्ब हो गया है और कल तक आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। चूँकि तबीयत ख़राब थी इसलिए कल और आज यानी 18 और 19 जनवरी के करंट अफेयर्स को आज ही हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आर बोनी ग्रेबियल। आर बोनी ग्रेबियल ये 2022 में मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। याद रखिएगा कि पिछले साल यानी 2021 में भारत की हरनाज संधू ने ये खिताब जीता था, जो कि मिस यूनिवर्स 2021 बनी थी। ये आर बोनी ग्रेबियल अमेरिका की हैं। अमेरिका में ये यूनिवर्स वाली प्रतियोगिता भी आयोजित हुई थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को और बात बता देना चाहता हूँ कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई थी। मिस वर्ल्ड के बाद ये विश्व की सबसे पुरानी सौंदर्य प्रतियोगिता है, दूसरी सबसे पुरानी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? फिनलैंड की आर्मी कुसेला, जो कि 1952 में पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी। तो ये कुछ बातें महत्वपूर्ण थी जो जानने योग्य हैं। अगला, हाल ही में अमेरिका में 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 का आयोजन हुआ और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बातें आपको जाननी क्या हैं कि आरआरआर, जो कि साउथ मूवी है, जिसको अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है, उसने इसमें 2 पुरस्कार जीते। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का पुरस्कार और नाटू नाटू उसका जो सॉन्ग है उसको इसमें भी सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार दिया गया है 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में। अगला, चक्रवात 1। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये कोई तूफ़ान नहीं है। याद रखिएगा, ये कोई ना तो चक्रवात है ना कोई तूफ़ान है। ये भारत और मिस्र के बीच एक सैन्य अभ्यास है। भारत और मिस्र का विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास है, जो कि राजस्थान के उदयपुर में हुआ है। याद रखिएगा, चक्रवात 1 ये ज़रूर परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि इससे लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि प्रश्न अगर इस तरीके से दे देगा कि चक्रवात 1 क्या है और 4 ऑप्शन दे देगा, तो बहुत से लोग उसमें जो नहीं जानते रहेंगे वो तूफ़ान या कुछ और भी उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा तो उस पर टिक कर देंगे। तो याद रखिएगा, ये भारत और मिस्र के बीच विशेष बलों को शामिल करते हुए एक सैन्य अभ्यास है। याद रखिएगा, इस बार भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है, यानी G20 का अध्यक्ष देश है भारत, और भारत ने मिस्र को आमंत्रित किया है, यानी मिस्र भारत द्वारा G20 में आमंत्रित देश भी है। तो याद रखिएगा। वरुण 2023, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। ये सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष होता है भारत और फ्रांस के बीच। इस वर्ष इसका 21वां संस्करण हो रहा है। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत और फ्रांस के बीच इस सैन्य अभ्यास की, जिसका नाम है वरुण। वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच में। अगला, नील कुरुंजी, ये एक पौधा है, बहुत चर्चा में है इस समय। इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत इसको संरक्षित पौधों में शामिल किया गया है। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियाँ हैं। इसकी तीसरी अनुसूची में इसको शामिल किया गया है संरक्षित पौधों की लिस्ट में। इसका मतलब क्या है कि इसका संरक्षण ज़रूरी है, और अगर मान लीजिए कोई इस पौधे को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए इस एक्ट में, इस सूची में 3 साल की जेल और लगभग 25,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। अब इस पौधे में क्या खास बात है? सबसे पहले तो ये नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है, खासकर केरल तमिलनाडु के इलाके में। वहाँ पर 16 वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, उसमें ये पौधा पाया जाता है और इसका फूल बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही आकर्षक होता है। और ये जो फूल होता है वो 12 वर्ष के बाद ही खिलता है। यानी अगर 2023 में नील कुरुंजी में कोई फूल खिल रहा है
तो अगले 12 साल के लिए फिर पर्यटकों को इंतज़ार करना पड़ेगा अगला फूल खिलने के लिए, यानी 12 साल बाद फूल अगला खिलता है। तो ये अपने आप में बहुत ही आकर्षक पौधा है, बहुत ही पर्यटकों को लुभावना है और उसको नुकसान भी पहुंच रहा था। इसीलिए ये कदम उठाते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने इसको 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों में शामिल किया है। नीलकुरुंजी 16 वन पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पहाड़ी में, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। मुख्य रूप से केरल का जो मुन्नार वाला क्षेत्र है वो इसका एक प्रकार से हब है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये प्रत्येक साल होता है और इस बार भी ये प्रारंभ हो गया है स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। वहीं लगभग हर साल होता है स्विट्ज़रलैंड के दावोस में ही। इस बार की थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, यानी विभाजित दुनिया में सहयोग। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलोगनी में है। ये एक गैर लाभकारी संस्था है। अगला, अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत का जो आगामी गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, उसमें ये भारत के मुख्य अतिथि हैं। याद रखिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा मजाकिया भी लगता है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य है। अभी हाल ही में मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं, तो नंबर 1 पर है अपना यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और नंबर तीसरे पर है राजस्थान। याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाज़ियाबाद और प्रयागराज, ये जो 5 शहर हैं ये टॉप पर हैं। यानी पूरे यूपी के जो 60% गेमर्स हैं वो इन्हीं 5 शहरों से ही आते हैं। यानी यहाँ ऑनलाइन गेम का इतना ज़्यादा चलन है। ओके, और रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि लखनऊ ने अकेले ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दिल्ली और मुंबई जैसे जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो इतना ज़्यादा ऑनलाइन गेम का क्रेज़ है लखनऊ में, यूपी में और अदर शहरों में। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है, परीक्षा में इससे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तबीयत अच्छी ना होने के कारण आपको मध्यकालीन भारत वाला जो वीडियो है वो 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कल ही मिल जाए। और हाँ, जो हमने प्राचीन इतिहास बताया है उसको आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार।